हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स की विद इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंटली 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। उन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है और कितने नंबर ऑफ विधानसभा सीट थी, मतलब कितने सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे। ये बातें हमने डिस्कस की। अब बात आती है सीएम बनने की कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो यहाँ पर मैं 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में बता रही हूँ जिन्हें अभी ओथ किए जानी है, शपथ दिलाई जानी है 7 और 8 अक्टूबर को। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बेसिकली हमारा जो नया स्टेट है, सबसे नया स्टेट है विच इज़ तेलंगाना, जो कि 2014 में फॉर्म होता है। और इस नए राज्य के 2nd नंबर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर होंगे तेलंगाना स्टेट के और 7 दिसंबर को इन्हें ओथ मतलब शपथ कराई जाएगी। क्लियर है? तो आपको इनका नाम याद रखना है कि रिसेंटली तेलंगाना असेंबली में इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती है, 64 सीट्स को जीता है। तो तेलंगाना कांग्रेस जो आपकी पार्टी है उसके चीफ रेवंत रेड्डी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे इस पर्टिकुलर स्टेट के, जो कि 2nd नंबर के चीफ मिनिस्टर होंगे। 1st नंबर पे केसीआर रहे हैं और ये 2nd नंबर के चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं इस नए राज्य के, ठीक है, जिनका नाम क्या है, रेवंत रेड्डी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को 7 दिसंबर को शपथ या ओथ कराई जाएगी और ये अनाउंसमेंट किसने किया है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं अगर हम मिजोरम स्टेट की बात करते हैं तो मिजोरम स्टेट में ना 6 जो पार्टीज थी, जो लोकल 6 अलग अलग पार्टीज थी, उनको मिला के एक पार्टी बनाई गई थी जेपीएम। तो इसी जेपीएम जो पार्टी है इसके ही लीडर अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में भी असेंबली इलेक्शन हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मिजोरम में वो कितनी है? 40 है। मेजॉरिटी मतलब आपको अपनी सरकार बनाने के लिए, सीएम के लिए आपको 21 सीट्स पे जीतना जरूरी है। मेजॉरिटी क्या होती है? 50+1, 50% +1, 40 का आधा 20+1, 21 सीट चाहिए आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जेपीएम के लीडर जो है वो मिजोरम के नेक्स्ट सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और इनको 8 दिसंबर को 8 दिसंबर को शपथ ग्रहण इनका होगा। क्या नाम है इनका? तो लालधु होमा to take oath as a Mizoram next chief minister on December 8। रिसेंटली 40 सीट्स पे असेंबली इलेक्शन हुए हैं जिनमें से 27 सीट पे जीत किसने हासिल की है? जेपीएम। जेपीएम का मतलब जोरम पीपल्स मूवमेंट है और इसी पार्टी के जो लीडर हैं वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं मिजोरम के और 8 दिसंबर को ये ओथ लेंगे। अगर हम जेपीएम मतलब जोरम पीपल्स मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक अलायंस है जिसमें 6 पार्टीज इन्वॉल्व है मिजोरम की। ये पॉलिटिकल जो पार्टी है वो यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है मिजोरम की, जो कि 2017 में फॉर्म हुई थी और ऑफिशियल पार्टी का स्टेटस इन्हें 2019 में मिला था। क्यों? क्योंकि 2018 में जो मिजोरम के इलेक्शंस हुए थे उनमें से 40 सीट्स में से 6 सीट को एक्वायर करने का काम इस पार्टी ने किया था। तो उसके बाद इसे ऑफिशियल पार्टी का स्टेटस दिया गया था 2019 में। तो आपको याद रखना है कि जेपीएम जो है वो मिजोरम की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सबसे लेटेस्ट पार्टी है, यंगेस्ट पार्टी है और 2017 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये 2 पर्सन है जिनके नाम आपको याद रखने। आने वाले समय में हम 3 और राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा हमने जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच को लॉन्च किया है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस के पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। डिटेल डिस्कशन है, प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जाएगी विद पीवाईक्यूज। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं या इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स को परचेस करने के लिए। अदरवाइज आप परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ एप्लीकेशन से भी कोर्स को ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है आपको एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे परचम के एप्लीकेशन पे हैं, करंट अफेयर्स के प्रोडक्ट हैं या किसी सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 224 ये नंबर जो है ऑन होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और पर्सन जो न्यूज़ में है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 वीमेंस के बारे में बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कमांडर प्रेरणा देवस्थली के बारे में,
ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बन रही हैं इंडियन नेवी की, जो कि इंडियन नेवल वॉरशिप को कमांड करने वाली हैं। तो कमांडर पी देवस्थली बिकम द फर्स्ट वीमेन टू कमांड एंड INW का मतलब यहाँ पे इंडियन नेवल वॉरशिप है। सो इंडियन नेवल वॉरशिप को कमांड करने वाली पहली महिला ऑफिसर या कमांडर कौन बनने जा रही है? प्रेरणा देवस्थली बनने जा रही हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट की जो घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है, वो इंडियन नेवल चीफ एडमिरल R हरि कुमार जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया है। इसके पहले ये कमांडिंग ऑफिसर रह चुकी हैं INS त्रिनिकेत में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी के कमांड्स के बारे में, तो इंडियन नेवी के 3 कमांड्स आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न नेवल कमांड है, सदर्न नेवल कमांड है और वेस्टर्न नेवल कमांड है। तो ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर आपको विशाखापट्टनम में मिल जाएगा, सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर आपको कोच्चि में मिल जाएगा। वहीं अगर आप बात करें तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। जब इनके बारे में हमने बात कर ली है, प्रेरणा जी के बारे में बातें हो चुकी हैं, तो एक और पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है पद्मा बंदोपाध्याय। ये स्क्रीन में दिखाई दे रही है, पद्मश्री अवॉर्डी है। एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, ये इंडिया की पहली वीमेन एयर मार्शल है, मतलब ये फर्स्ट है जिनको एयर मार्शल की कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स में प्रमोट किया गया था। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप एक और नाम याद रख सकते हैं, ये है अवनी चतुर्वेदी का नाम। अवनी चतुर्वेदी पहली इंडियन वीमेन पायलट बनी है जिन्होंने MiG-21 को सोलो उड़ाया था। सोलो अकेले MiG-21 को इन्होंने उड़ाया था। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम भी याद रखना। फर्स्ट इंडियन वीमेन पायलट है अवनी चतुर्वेदी। वहीं अगर हम दीपिका मिश्रा की बात करें तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा पहली फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। मध्य प्रदेश में जब फ्लड आई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी दीपिका मिश्रा। तो ये हिस्ट्री में पहली फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर रही हैं जिन्हें गैलेंट्री मेडल मिला है। तो जो फर्स्ट होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको भी पता है। आपके जो SSC के एग्जाम होने वाले हैं, इनफैक्ट आपके जो CDS FCAT के एग्जाम होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगली जो पर्सन है वो आपको उनका नाम भी याद रखना है। मैं बात कर रही हूँ कैप्टन कॉल के बारे में, और ये फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई है जिनको इंडियन आर्मी की सियाचिन फील्ड में डिप्लॉय किया गया है। आप सभी को पता है कि सियाचिन जो बैटल फील्ड है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है और जहाँ का क्लाइमेट भी एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सो कैप्टन गीतिका कॉल फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं जिन्हें डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में। ठीक है, तो कैप्टन गीतिका कॉल का नाम भी याद रखना। ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से बिलोंग करती हैं और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई है इंडियन आर्मी की जिन्हें वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। कुछ समय पहले, मतलब अक्टूबर में अगर हम बात करते हैं अबाउट द BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपना हाईएस्ट टावर भी कहाँ पे लगाया था? सियाचिन ग्लेशियर में लगाया था, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, लगभग 15,500 की फीट पर। ठीक है, अपना एक बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन को पुट किया था कहाँ? BSNL सियाचिन में। तो ये भी न्यूज़ थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, अगले पर्सन जो है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, एशियंस गेम में, ओलंपिक गेम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनका नाम है मुरली श्रीशंकर, लॉन्ग जंपर है। तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुरली श्रीशंकर जो न्यूज़ में है वो किस स्पोर्ट से है? तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग जंपर है, ऊंची कूद से इनका रिलेशन है। तो ओलंपियन मुरली श्रीशंकर ने 35वें नंबर का जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड जीता है। तो 35वें नंबर का जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ केरला, बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ केरला अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा मुरली श्रीशंकर ने जीता है। इन्होंने ओलंपिक, अगर हम बात करें तो ये ओलंपियन रहे हैं और इन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल भी जीता है कॉमनवेल्थ गेम में और एशियन गेम्स में। ठीक है, इस अवार्ड में बेसिकली 1 लाख कैश प्राइज मनी दी जाती है और ये वर्ल्ड नंबर 4 है। अगर हम बात करें तो एज अ लॉन्ग जंप कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 4 पर आते हैं मुरली श्रीशंकर, और कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने सिल्वर मेडल और एशियन गेम्स में भी सिल्वर मेडल यहाँ पे हासिल किया था। चलिए, अब यहाँ पे 3 पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले है नंदन नीलकनी, दूसरे है KP सिंह एंड थर्ड नंबर पे है निखिल कमाथ। इन्हें फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी एशिया की, वो वर्ल्ड की जो फोर्ब्स की जो रिचेस्ट लिस्ट आती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एशिया की बात कर रही हूँ।
तो फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में 3 इंडियन के नाम आपको देखने को मिलेंगे। नंदन नीलकनी, जिनका एसोसिएशन इन्फोसिस से है, को फाउंडर एंड चेयरमैन है इन्फोसिस के, ठीक है। फिर केपी सिंह है जो कि चेयरमैन है डीएलएफ के, एंड निखिल कामत है जो कि को फाउंडर है जीरोध के। इन तीनों का नाम आपको फिलैंथ्रोपी लिस्ट में, उपकारी लिस्ट में देखने को मिलेगा। और 17th एडिशन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट का रिसेंटली पब्लिश किया गया है। तो आपको बस इन 3 इंडियन के नाम याद रखने, बाकी कुछ और याद नहीं रखना। चलिए अब बात करते हैं COP28 के बारे में। COP28 की मीटिंग आने वाले एग्जाम में, जैसे कि G20 इम्पॉर्टेंट है, वैसे COP28 भी इम्पॉर्टेंट है। G20 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने उसे होस्ट किया था, ठीक है। चलिए अब COP28 जो क्लाइमेट समिट हुआ है उसमें एक नया फंड इंट्रोड्यूस किया है, एक नए फंड को लॉन्च किया है। किसने? UAE, जो कि COP28 को होस्ट भी कर रहा है। इस नए फंड का नाम क्या है? ऑल्टरा, ALTERRA फंड। तो यहाँ पे UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाल के द्वारा COP28 जो क्लाइमेट समिट हुआ है दुबई में, वहाँ पर एक $30 बिलियन का क्लाइमेट फंड को क्रिएट करने की बात की है, जिसका नाम है ऑल्टरा। ऑल्टरा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेरिएशन, जिसका मीनिंग होता है। इस $30 बिलियन के फंड से उद्देश्य क्या है कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, और इनका टारगेट है कि $250 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे। $25 बिलियन जो है वो क्लाइमेट स्ट्रेटजी के लिए दिया जाएगा, और $5 बिलियन जो डॉलर है, $5 बिलियन टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से एक फंड की बात की गई है। बट यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया रिफ्यूज टू साइन COP28। जब कोई मीटिंग या समिट कंप्लीट होती है तो एक प्लेज साइन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेज को साइन करने से इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्या थी ऐसी बातें? इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन द COP28 डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे थी कि ये जो डिक्लेरेशन आया इसमें 118 कंट्रीज़ ने हाँ बोला है, बाकी इंडिया और चाइना जैसी कुछ कंट्रीज़ ने मना किया है। तो क्या आई था यह? तो यहाँ पे COP28 में एक प्लेज आई कि आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी इंस्टॉलमेंट है वो 2030 तक ट्रिपल करना है। आप देखिए अभी हम 2024 में आने वाले हैं, लगभग 6 to 7 ईयर का समय है हमारे पास। हम इन 7 सालों में क्या अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को 3 टाइम्स या ट्रिपल कर सकते हैं? क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, या विंड मिल्स है, सोलर पावर प्लांट्स है? ऐसा नहीं है। अभी तो हम काम कर रहे हैं, हमको अभी और भी ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है इस तरीके के काम करने के लिए। तो ये प्लेज बेसिकली आई थी कि जो कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ ने COP28 में पार्टिसिपेट किया है, वो सभी कंट्रीज़ को इस डिक्लेरेशन में साइन करना है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक ट्रिपल कर देंगे। तो भारत ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना ना पैसा है, ना भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल कर लें। हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में डेफिनेटली काम कर रहे हैं और आगे और अच्छा काम करेंगे हम, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम नेट कार्बन एमिशन 0 कर देंगे 2070 तक। तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करना होगा, लेकिन ये बहुत कम समय है, अराउंड 6 to 7 ईयर्स। इतने कम समय में हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 3 टाइम्स से ट्रिपल नहीं कर सकते। इसके अलावा ये मुद्दा भी उठाया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि हम $100 बिलियन का एक फंड क्रिएट करेंगे, और जो हमारी डेवलप्ड नेशन, मतलब जो हमारे विकसित विकासशील देश हैं, भारत जैसे जो देश हैं, उनको हम पैसा देंगे जिससे वो क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। लेकिन अभी तक उस फंड को क्रिएट नहीं किया गया है। ये मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात की गई कि हमें धीरे धीरे फेज आउट करना है कोल को। तो इंडिया ने अगेन कहा कि हमारी जो मैक्सिमम हम पावर जनरेशन करते हैं वो हमारी कोल पे डिपेंडेंट होती है। डेफिनेटली हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी से उतनी कैपेसिटी नहीं प्रोड्यूस करते कि हम पूरे इंडिया को प्रोवाइड कर सके। तो अभी भी हमारी जो मेजर डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की फुलफिल होती है वो कोल पे होती है, और आप कोल को फेज आउट करने की बात कर रहे हो, तो ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो डिक्लेरेशन आया है क्लाइमेट एंड हेल्थ पे, इस पे साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इसके अलावा बोला गया है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, रिड्यूस करना है, यूज़ फॉर कूलिंग इन द हेल्थ सेक्टर। तो अब यहाँ पे तो इंडिया ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है,
तो इंडिया ने कहा है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम इतने कम शॉर्ट पीरियड में जो हेल्थ सेक्टर है उनमें से ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म कर दें, रिड्यूस कर दें या फेज आउट कर दें, तो वो भी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कंक्लूजन निकला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट से आती है। आज भी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इतना प्रोड्यूस कर सकें। भारत को इसके लिए $900 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें, तो इसलिए अभी भारत को समय लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेटली ये कहा है कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। तो मतलब हम धीरे धीरे अपना काम करेंगे, अपने स्टैंडर्ड पे काम करेंगे। आप मुझे मत सिखाओ, सिंपल सी बात, कि आप बस 4 महीने में या 6 महीने में या 6 साल में एकदम से कार्बन या कोल ख़त्म कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं केन्या के प्रेसिडेंट। ये 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं भारत, ठीक है। तो आइए भारत आके इन्होंने क्या क्या किया ज़रा देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ केन्या विलियम सैमोई रूतो अराइव्स इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में विजिट पे आए हुए हैं, 3 दिनों का विजिट है भारत में। और भारत में आए और उन्होंने कुछ बातें डिसाइड की। तो सबसे पहली बात केन्या ने ये कही है कि हम ज्वाइन करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन करने की बात केन्या ने की है। इंडिया और केन्या के बीच में 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन हुए हैं और दोनों कंट्रीज के द्वारा स्पोर्ट्स के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और IT के सेक्टर में MOU भी साइन किए गए हैं। क्लियर है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि हम इस साल 60 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी साझा कर रहे हैं। मतलब इंडिया और केन्या के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको 60 ईयर हो सके हैं, तो हम इस एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए अनाउंसमेंट किया गया है कि केन्या के एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए, केन्या के एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देगा $250 मिलियन का किसे, केन्या को, ठीक है। तो केन्या के प्रेसिडेंट खुश हो गए। तो क्या कहते हैं खुश होके, केन्या एंड इंडियन आर द वन पीपल सिचुएटेड इन द 2 डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। मतलब भारत और केन्या के लोग एक ही हैं, बस 2 अलग अलग लोकेशंस पे रह रहे हैं। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है केन्या का आफ्टर चाइना एंड UAE, ठीक है। तो आपको मेजरली याद ही रखना है कि केन्या ज्वाइन करने वाला है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और केन्या पार्ट होने वाला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और हो सकता है आने वाले समय में बिग कैट अलायंस को भी ये ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं INS संध्यक के बारे में, ठीक है। तो रिसेंटली INS संध्यक को इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है या फिर कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, ठीक है। तो INS संध्यक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मेड इन इंडिया वेसल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जिसे तैयार किसने किया है, गार्डन रीड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता, GRSE कोलकाता के द्वारा INS संध्यक को तैयार किया है और इसे इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया गया है, इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट सर्वे वेसल एवर बिल्ड इन द इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा सर्वे वेसल है जो अभी तक भारत ने तैयार किया है। इसे पूरी तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप किसने किया, GRSE ने किया है। बेसिकली GRSE को 4 इस तरीके के सर्वे वेसल्स को तैयार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2018 में दिया था। तो उन 4 सर्वे वेसल्स में से ये पहला है उस सीरीज का जिसका नाम है INS संध्याक, ठीक है। ये जो है इसकी टोटल अगर हम बात करें लेंथ 110 मीटर आपको लेंथ मिलेगी और इसकी जो कैपेसिटी है वाटर को रिप्लेस करने की वो 34,000 टन है, जबकि इसकी स्पीड 18 नॉट्स की आपको देखने को मिलेगी। ये जो INS संध्याक है ये हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है, एज अ हॉस्पिटल शिप भी काम कर सकता है और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की ज़रूरत होती है किसी डिजास्टर मैनेजमेंट के समय तो वो सारी फैसिलिटी को भी ये प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपनी 2 शिप्स के बारे में। पहली है INS सुमेध। INS सुमेधा जो है वो विजिट पे गई है, पोर्ट कॉल पे गई है, कहाँ पर, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में ये पोर्ट पे खड़ी हुई है और जो नॉर्मल विजिटर होते हैं, नॉर्मल जनता होती है, वो यहाँ पे जाके इस शिप को विजिट कर सकती है, देख सकती है, सिंपल सी बात है। तो INS सुमेधा को एक मिशन पे भेजा गया है, डिप्लॉय किया गया है, कहाँ पर, मेडागास्कर के एक पोर्ट में। और मेडागास्कर के उस पोर्ट का नाम क्या है, एंड सिराना, ठीक है। आप यहाँ पे मैप में देखोगे, यहाँ पे मेडागास्कर में ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर INS सुमेधा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका मकसद है कि इंडियन नेवी का एक कमिटमेंट है कि वो एक
मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और इंडिया और मेडागास्कर के जो फ्रेंडशिप है उसको और स्ट्रेंथ अप करे, ये इसका मकसद है। इसलिए यहाँ पे सरयू क्लास की INS सुमेधा को, जो कि 3rd नंबर की इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, नेवल पेट्रोल वेसल है, और इसको मेडागास्कर भेजा गया है। ठीक है, कुछ दिन वहाँ रहेगी और वहाँ रह के फिर वापस आ जाएगी। ये जो शिप है उसमें कई सारे वेपन्स मिलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब खास बात क्या है पता है INS सुमेधा की? INS सुमेधा फर्स्ट इंडियन नेवल शिप है जिसने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट किया था। और ब्राइट स्टार एक्सरसाइज जो है वो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि बाइनियल मतलब हर 2 साल में होती है इजिप्ट में। 6 से लेके 15 सितंबर के बीच में हुई और पहली नेवल शिप INS सुमेधा है जिसने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इंडिया EU ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जो कि 24 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में हुई है, इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। अगली बात करेंगे INS कदमत के बारे में। ठीक है, INS कदमत गई हुई है जापान। जैसे कि ये मेडागास्कर गया ना सुमेधा, वैसे ही ये कहाँ गई है? जापान गई हुई है। जापान जाएगी, वहाँ पे जो नेवल फोर्स है जापान की उनके साथ मुलाकात होगी, कई सारे एक्टिविटीज़ होंगी, योगा कैंपेन वगैरह होंगे और वापस आ जाएगी, सिंपल सी। ठीक है बात है। तो INS कदमत कहाँ गई है? जापान गई है। जापान के योकोसुका में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इसे डिप्लॉय किया गया है। बेसिकली जो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा हमारा, योगा कैंपेन रन किए जाएंगे और कई सारी मीटिंग्स को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। INS कदमत जो है वो एक इंडिजीनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर आपको देखने को मिलेगा अंडर द प्रोजेक्ट 28। अंडर द प्रोजेक्ट 28 इसे GRSE के द्वारा मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है और 2016 में इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का काम किया है। ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी में आपको INS कदमत देखने को मिलेगी। बेसिकली कदमत नाम लक्षद्वीप के एक आइलैंड के नाम से रखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये बुक एग्जाम में पूछे जाने लायक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रेजिलिएंट इंडिया जो बुक है वो किस सेक्टर से एसोसिएटेड है। तो आंसर सिर्फ इतना करना है आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो एफर्ट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जो डिजास्टर्स होते हैं उसमें किस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया, तो उनकी पूरी स्टोरीज बेसिकली इस बुक में देखने को मिलेगी। और बुक का नाम क्या है? रेजिलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडिम। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काम किया है भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और क्या परिवर्तन हुए, तो बेसिकली वो सारी बातें इस बुक में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है S&P जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो S&P के द्वारा इंडिया की GDP प्रेडिक्ट की गई है और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक। तो अकॉर्डिंग टू द S&P इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2030 तक और 26-27 फाइनेंशियल ईयर तक भारत की GDP 7% हो जाएगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 24-25 में भारत की GDP 6.4% रहेगा, ऐसा S&P का कहना है। चलिए अब कुछ बात करेंगे हम शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। साहित्य अकादमी बुक फेयर का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। अब ये पर्सन जो है ये हमारी जो प्रेसिडेंट थी ना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके सेक्रेटरी रहे हैं डॉक्टर क्रिस्टी फर्नांडिस। ही पास्ड अवे रिसेंटली इन कोची एट द एज ऑफ 73। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया आपको पता है यहाँ पे कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो यहाँ पे एक वॉल्केनो है विच इज़ माउंट मैरापी जो कि आपको वेस्ट सुमात्रा प्रोविंस में देखने को मिलेगा। रिसेंटली यहाँ पे माउंट मैरापी में इरप्शन हुआ है, वॉल्केनो इरप्शन, तो ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट और लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? जीवन उत्सव। नेक्स्ट बात करेंगे RBI। तो RBI ने रिसेंटली कोल्हापुर बेस्ड शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।
ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। अंत में बात करेंगे 2 क्वेश्चंस के बारे में और दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 3rd वीमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? 4 नाम है, आपको उन चेस प्लेयर का नाम बताना है, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कल हमने इस न्यूज़ को भी डिस्कस किया है। ओके, 4 ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।